ओके आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा पार्ट थियोरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड है। इसके आगे आने वाले पार्ट्स में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करूंगा। तो आज की वीडियो पे फोकस करते हैं कि अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एनपीओ क्या है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, क्या होती है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड आर सेट अप एज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विच फंक्शंस विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। बेसिकली क्या है, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मेन मकसद क्या होता है, सोसाइटी को सर्विसेज देना उनके वेलफेयर के लिए विदाउट एनी चार्जिंग। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो। अब इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या आ जाएगा, सर्विस मोटिव आ जाएगा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स में सर्विस मोटिव आएगा पहला। तो प्रोवाइड सर्विसेज टू दी इट्स मेंबर और द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द जनरल पब्लिक, एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सर्विसेज। तो सर्विस मोटिव में क्या होता है, ध्यान रखना है, इसमें बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गुड्स बनाने का काम नहीं होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर सर्विसेज बनाने का काम करती है। ठीक है, और दूसरा इसका फीचर क्या है, मेंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, जितने भी इसमें मेंबर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं एक सब्सक्रिप्शन। जैसे आप किसी सेल फोन खरीदते हो, सिम खरीदते हो, तो हर साल आपको उसको या हर मंथली आपको पे करना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए। ऐसे इसके मेंबर बनने के लिए हर साल उनको एक सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है जो इसके मेंबर कहलाते हैं। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, आप मेरे साथ शेयर कमेंट कर देना, आपके साथ मैं इसका वीडियो आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, दूसरा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन अफेयर्स। अब इसके देखो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे अफेयर करते हैं, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन अफेयर मैनेज्ड बाय द मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। तो मतलब बेसिकली इसके जो ऑर्गेनाइजेशन अफेयर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वो सारा कौन करता है, इसके ही मेंबर करते हैं, बट वो एज ए एग्जीक्यूटिव कमेटी के रूप में करते हैं। और जो सिलेक्ट होते हैं किसके थ्रू, मेंबर्स के थ्रू, वोटिंग राइट के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है इसका, द मेजर सोर्स आर द सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड लीगेसीज। तो मेजर सब्सक्रिप्शन में मेजर सोर्सेज में आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, डोनेशन आ जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट्स आ जाएगा। तो ये हमारी चीज़ें हैं, इसको हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके, इसका ट्रीटमेंट भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन होती है जो हर मेंबर पे करता है, डोनेशन जो गवर्नमेंट से या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से मिलता है, और गवर्नमेंट ग्रांट्स गवर्नमेंट से जो मिलने वाली हेल्प होती है, और लीगेसी कोई अपनी संपत्ति छोड़कर चले जाता है एनपीओ के नाम पे। ठीक है, सरप्लस, तो इसमें जितने भी होने वाले सरप्लसेस होते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो बेसिकली क्या हो जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है, मेंबर्स में नहीं बांटते। जैसे कि हम पार्टनरशिप में प्रॉफिट वो बांट देते हैं, ठीक है, कंपनी में डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं, बट यहाँ पर हम प्रॉफिट को शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ। वो बेसिकली कैपिटल फंड होता है, उसमें ऐड हो जाता है। अगर डेफिशिएट आता है तो वो लेस कर देगा कैपिटल फंड को। तो ये हमारे फीचर्स थे। ठीक है, पहला सर्विस मोटिव, दूसरा मेंबर्स, मैनेजमेंट, तीसरा सोर्स ऑफ इनकम, चौथा सरप्लस। तो ये सारे थे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं आगे क्या हो सकता है इसका। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपना कमेंट कर देना, नंबर मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। तो दूसरा क्या है, रेपुटेशन। तीसरा क्या है, 6 क्या है, रेपुटेशन। एनपीओ अर्न्स देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर के थ्रू अपनी रेपुटेशन अर्न करते हैं। ठीक है, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं इसके, कंट्रीब्यूटर एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो इसमें मतलब जो भी इसके कंट्रीब्यूटर होते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है, वो यूज कर सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। तो ये 6-7 इसके करेक्टरिस्टिक्स थे, जिसमें मेंबर, कंट्रीब्यूशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, रेपुटेशन, ठीक है, मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें आती है, सरप्लस क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब बात आती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनपीओ। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ एनपीओ में क्या होता है, रिसिप्ट्स इन पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट्स इन पेमेंट अकाउंट में क्या कर सकते हैं, इसमें आप 1 मिनट रुको ना। हाँ देखो, तो अब रिसिप्ट्स इन पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनपीओ। तो अकाउंटिंग के 3 मतलब स्टेटमेंट कह लो, बैलेंस शीट में, मतलब 3 तरीके के आपको अकाउंट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एक तो करते हो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, दूसरा करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तीसरा करना होता है बैलेंस शीट में। तो 3 जगह हम रिकॉर्डिंग करते हैं, फर्स्ट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट इज बैलेंस शीट। ठीक है, तो आप देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड at the end of the accounting year on the basis of the cash received and the cash payment recorded in the cash book।
ठीक है। जैसे कि आप कैश बुक बनाते थे ना, उसी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो जितना भी कैश आपको रिसीव होता है वो सारा डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो कैश जितना भी पेमेंट होता है वो सारा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। तो जैसे आपने 11th क्लास में कैश बुक बनाया था, सिमिलरली आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं इट इज अ समरी ऑफ कैश इन बैंक ट्रांजेक्शन अंडर वेरियस हेड्स। जितने भी ट्रांजेक्शन आते हैं, जितने भी हेड होते हैं, वो सारा समरी होता है एक तरीके का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कितनी कैश की ट्रांजेक्शन हुई है। तो अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्यों? क्योंकि एक तरीके का ये एसेट होती है, एसेट अकाउंट होता है। बेसिकली कैश बेसिस पे बन रहा है, तो कैश एक एसेट होती है, तो इसको रियल नेचर में करालता है। तो 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आपके साथ MCQ भी शेयर करूंगा हर वीडियो के एंड में, ठीक है। इस वीडियो के एंड में भी MCQ शेयर करूंगा, उसको आप सॉल्व करना, ठीक है। फिर देखना आपके कितने नंबर आते हैं। दूसरा क्या है? रियल अकाउंट। सॉरी, पहला रियल अकाउंट होता है, फिर समरी ऑफ कैश बुक होती है, ऊपर ट्रीट कर लिया हमने। फिर बहुत कैपिटल रेवेन्यू नेचर आइटम। देखो, अब कैश बुक बनाते थे, उसमें आप सैलरी, मशीनरी जो भी खरीदते बेचते थे, मशीनरी चाहे जनरल एक्सपेंसेस हो, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, सबके सब रिकॉर्ड करते थे। तो सिमिलरली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी आप कैपिटल और रेवेन्यू नेचर आइटम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं कि वो क्या चीज़ खरीद रहा है बेच रहा है, हम सब चीज़ रिकॉर्ड करेंगे इसमें, ठीक है। स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस। जैसे कैश बुक का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस BD से स्टार्ट होता था, सिमिलरली इसका भी बैलेंस BD से स्टार्ट होगा। और एंड कब होगा इसका? एंड होगा बैलेंस CD से। जैसे उसका बैलेंस BD से स्टार्ट होता था, मतलब कैश बुक का, सिमिलरली कहो तो कैश बुक की तरह ही है, बस नाम यहाँ पे चेंज करके क्या लिख दिया इन्होंने? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। तो अब देखो इसके अंदर क्या होता है, 5th पॉइंट, प्रीपेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। और ये हर लास्ट डे, मतलब ईयर के लास्ट डे बनाया था। अब देखो कैश बुक में क्या होता था, डे बाय डे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे, बट इट इज प्रीपेड ऑन द लास्ट डे, मतलब ईयर के लास्ट डे पे रिकॉर्ड करते हैं हम। और इट इज अ स्टेटमेंट जनरली, और एक जनरली एक तरीके की स्टेटमेंट होता है, डेबिट क्रेडिट भी होता है इसके साथ में, लेकिन ये स्टेटमेंट है। और प्रिपेयर ऑन कैश बेसिस, किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस पे। तो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट के फीचर्स पढ़ लिए, तो एक बार रिवाइज कर देते हैं। रियल अकाउंट होता है, समरी ऑफ कैश बुक होती है, बहुत कैपिटल रेवेन्यू नेचर आइटम कोड होते हैं, स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस, एंड विद और बैलेंस CD, मतलब ओपनिंग बैलेंस मतलब डेबिट साइड से, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे होता है इसका? CD में होता है, और क्रेडिट साइड में होता है CD बैलेंस करके। और प्रीपेड लास्ट डे ऑफ द ईयर, और इट इज अ स्टेटमेंट, जनरली अकाउंट कहते हैं लेकिन होता है स्टेटमेंट भी है, और प्रिपेयर ऑन द कैश बेसिस। तो ये हमारे फीचर्स हो गए। अब इसके बाद दूसरा हमारा क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो इसको देखते हैं क्या होता है। देखो दूसरा क्या है? इट इज अ समरी ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो बेसिकली क्या होता है? ये समरी होता है, जितनी भी आपने इनकम जनरेट करी, जितनी भी आपने एक्सपेंडिचर्स अकर किए, सब एक्सपेंडिचर इनकम का एक समरी होती है जो अकाउंटिंग ईयर में हमने किया है। तो बेसिकली मैं कहूँ तो किस तरीके का होता है, जो आपने 11th में सीखा होगा, P&L अकाउंट, उसी के जैसा ही होता है, P&L अकाउंट के जैसा ही होता है, ठीक है। इट इज अ समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अकाउंटिंग ईयर, जस्ट लाइक ए P&L अकाउंट, ठीक है ना। जैसे आपने P&L अकाउंट बनाया था 11th क्लास में, सेम उसी तरीके का बन रहा है। अब प्रीपेड ऑन द अक्रूअल बेसिस, किस बेसिस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस। तो लाइक ए P&L अकाउंट, और अक्रूअल बेसिस पे बनता है इन अ कैश, ठीक है, ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अक्रूअल इन कैश ऑफ द। अगला क्या है? इट इंक्लूड ओनली रेवेन्यू आइटम। क्या रिकॉर्ड करता है ये? रेवेन्यू आइटम। देखो इसके अंदर दोनों आइटम नहीं आएंगे, कैपिटल वाले को इग्नोर करेंगे, क्योंकि जितने भी कैपिटल आइटम होते हैं वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं, ना कि रेवेन्यू, और सर ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और P&L अकाउंट में। 11th क्लास में सीखा था, जितनी मशीनरी लैंड आइटम थे वो सारे हमारी बैलेंस शीट में जाते थे, उसके ऊपर होने वाला डेप्रिसिएशन वो हमारा रेवेन्यू होता था, इसलिए हम इसको यहाँ दिखाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होता है उसको भी हमें यहाँ दिखाना है, बाकी सारे आइटम को आपको बैलेंस शीट में दिखाने हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू आइटम आर शोन इन द एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड द बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट। तो इसमें जो बैलेंस बचता है, ठीक है, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट बचता था या तो नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट का नाम चेंज करके यहाँ पे सरप्लस किया गया है, और नेट लॉस का नाम चेंज करके डेफिसिट करा गया है। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, सिंपल सी बात है, जितने भी एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट होते हैं नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम रिकॉर्ड करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस साइड रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड, ये पता होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि
P&L अकाउंट में डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम आती है, ठीक है। तो रेवेन्यू इनकम रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड में। और प्रीपेयर होना अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई जिस साल के एक्सपेंसेस है उसी साल में शो करना है, इससे मतलब नहीं कि तुम कब पे कर रहे हो, ठीक है ना। दूसरा, नेट प्रॉफिट ट्रीटेड एज अ सरप्लस, बता दिया मैंने, और डेफिशिएट लॉस को ट्रीट करते हैं। और जो बैलेंस होता है नेट प्रॉफिट, नेट जो सरप्लस है डेफिशिएट का, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल में। सरप्लस होगा तो इसमें ऐड कर दोगे, डेफिशिएट होगा तो इसमें लेस कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पहला डिफरेंस क्या है इसके अंदर, नेचर का। तो इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। तो डिफरेंस कर लेना, पेपर में पूछे जाते हैं 3 नंबर के। आइटम क्या होता है, रेवेन्यू आइटम आते हैं इसमें। इसमें दोनों तरीके के आइटम आते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। और पीरियड क्या होता है, इट ओनली रिलेट टू द करंट ईयर। इसमें करंट ईयर के ही आइटम आते हैं। और इसमें किस बेस पे आते हैं आइटम, इसमें आपका आते हैं रिलेट टू द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और सक्सीडिंग, मतलब किसी भी ईयर के आइटम आ सकते हैं। और बैलेंस कहा जाता है इसका, जो बैलेंस क्या कहा जाता है, या तो सरप्लस या तो डेफिशिएट। इसका बैलेंस क्या होता है, बैलेंस सीडी। और डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होता है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। और एक और लिख सकते हो कि ये बनता है आपका अक्रूवल बेसिस पे। किस बेसिस पे बनता है, अक्रूवल बेसिस पे। और ये किस बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस पे। तो ये अक्रूवल बेसिस पे होता है और ये कैश बेसिस पे होता है। इसके बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। नहीं समझा तो फिर से एक बार देख लेना। अभी मैं ये नोट शेयर करने की बारी आएगी तो मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर करूंगा, आप उस नंबर पे आप मेरे साथ नोट शेयर कर सकते हो, मैं अपने नोट शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। और दूसरा क्या है, सम ऑफ द पिक्यूलियर आइटम। अच्छा अब देखो डिफरेंस हो गया। अब सम ऑफ द पिक्यूलियर आइटम, तो सब्सक्रिप्शन है सबसे पहले, ठीक है, सबसे मेन है ये सब्सक्रिप्शन। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराने हैं आपको, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में आपके साथ मैं थ्योरी क्वेश्चन डील कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके साथ में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो पहला सब्सक्रिप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े रहने के लिए हमें हर साल एक अमाउंट पे करना पड़ता है, उसी अमाउंट को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इज द मेंबरशिप फी पेड बाय द मेंबर ऑन एनुअल बेसिस, ठीक है। और फिर डोनेशन क्या होता है, इसका आगे बहुत ट्रीटमेंट है, इसको करेंगे आगे। डोनेशन क्या होता है, इट इज अ गिफ्ट इन अ कैश और अ प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम सम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरीके का गिफ्ट होता है जो कि कैश में मिल सकता है और प्रॉपर्टी में मिल सकता है, ठीक है ना। तो डोनेशन को हम डिवाइड कर रखा है। डोनेशन क्या होता है, स्पेसिफिक डोनेशन होता है और एक जनरल डोनेशन होता है। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, डोनेशन रिसीव फॉर द एनी स्पेसिफिक पर्पस। मतलब कोई हमें पैसा गिफ्ट कर रहा है तो वो बोलेगा भाई इस काम पे ले रहा हूँ, इस काम के लिए ही पूरा करना है, उस काम को के अलावा कहीं भी फंड यूज नहीं होगा। तो ये हमारा स्पेसिफिक डोनेशन होता है, उसने कंडीशन लगा के दिया एक स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए, न्यू कंप्यूटर लेबोरेटरी बनाने के लिए दे दिया, तो इस काम के अलावा हम फंड को कहीं यूज नहीं कर सकते। लेकिन जनरल डोनेशन क्या होता है, डोनेशन रिसीव फॉर द यूटिलाइजिंग जनरल पर्पस, मतलब तुम जिस मर्जी काम के लिए आप डोनेशन का यूज कर सकती हो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा देखो अब इसमें देखना, सच डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन मतलब सच डोनेशन आर ट्रीटेड एज सच डोनेशन आर कैपिटलाइज्ड एंड शोन इन द लायबिलिटी साइड। तो जितने भी डोनेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, कैपिटलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। कैपिटलाइज मतलब कि उसको बैलेंस शीट में शो करना होता है, किस साइड, लायबिलिटी साइड में। तो जितने भी स्पेसिफिक टाइप के डोनेशन होते हैं वो सारे कैपिटलाइज करोगे, इट मींस बैलेंस शीट में शो करोगे लायबिलिटी साइड। अच्छा ये वाले ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, तो अब तुम जैसा मर्जी यूज कर सकते हो। तो आपकी इनकम हुई तो इसको रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करना, और इसको कहाँ शो करोगे, शो इन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में साइड इनकम साइड में शो होगा, ठीक है। तो लीगेसी की बात करते हैं। लीगेसी क्या होती है, इट इज अ अमाउंट रिसीव एज पर द विल ऑफ द डिसीज पर्सन। तो एक तरीके का अमाउंट होता है रिसीव एज पर द विल ऑफ द डिसीज पर्सन, ठीक है। तो मतलब जो डिसीज पर्सन है, मरने वाला पर्सन है, वो अपनी विल मतलब अपनी जायदाद लिख के चला गया था एनपीओ के नाम पे, और एनपीओ के नाम पे सारी लीगेसी हो जाती है, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सबसे मैंने ट्रीटमेंट तो एडिड टू द कैपिटल और जनरल फंड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। अब सिंपल कुछ नहीं कह रहा होगा तो इसको मैं लेगेसी को ऐड करना है कैपिटल फंड में या तो जनरल फंड में, बैलेंस शीट में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट है, बहुत कम का अमाउंट है, इतना छोटा अमाउंट है, ठीक है, तो हम इसको बैलेंस शीट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, तो इसको हम कहाँ से भर देंगे, इनकम साइड में, ठीक है। अगली बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। अब देखो लाइफ मेंबरशिप फीस नाम से ही क्लियर है
लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए लम सम में एक अमाउंट पे कर देता है पूरी जिंदगी का, ठीक है, मतलब पूरी लाइफ का, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो क्या होता है, लाइफ लम सम अमाउंट एज लाइफ मेंबरशिप फी इंस्टेड ऑफ पेइंग पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन। तो पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन ना पे करके अपना एक लम सम अमाउंट पूरा पे कर देता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। और इसको ट्रीट कैसे करोगे, शो इन द लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो क्योंकि हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ करना है तो वो इनकम तो होगी नहीं आपकी, तो वो आपका कहाँ हो जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, ठीक है, या तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करना है। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस क्या होता है, कोई भी पर्सन जब कोई भी मेंबर बनना चाहता है, एडमिट होना, एडमिशन लेना चाहता है, मेंबरशिप लेना चाहता है, तो उसको एक एंट्रेंस फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस क्या होती है, नॉन एज द एडमिशन फीस, ठीक है, नॉन एडमिशन फीस के नाम से भी जानते हैं। पेड वंस बाय द मेंबर एट द टाइम ऑफ बिकमिंग। देखो एक सब्सक्रिप्शन होता है जो हर साल पे करना होता है, एक लाइफ मेंबरशिप फीस होती है जो हर साल ना पे करके एक बार में पे कर दिया, और एक होता है एंट्रेंस फीस जो कि एडमिशन के टाइम पे ही एक बार में ली जाती है और फिर उसके बाद हर साल उसको अपनी सब्सक्रिप्शन पे करनी है। तो मेंबरशिप फीस क्या हो जाती है हमारी, और एंट्रेंस फीस क्या होती है, एडेड टू दी कैपिटल और जनरल फंड। तो ये थी आपके थियोरेटिकल पोर्शन की बात, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपके साथ, किसमें एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, डोनेशन से लेकर वो उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर उसी के साथ मैं आपके साथ एमसीक्यू शेयर करूंगा, ठीक है, अलग से एक वीडियो बनेगी एमसीक्यू की, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप करना, देखना आपने कितना सीखा, और इसके नोट्स पाने के लिए आप मेरे को कमेंट करना, ठीक है, अपना नंबर, ठीक है, मैं आपको उस नंबर पे आप ये नोट्स शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।